एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट से हार जाता है, वो भी एक ऐसे कैंडिडेट से जो कुछ महीनों पहले टीवीके में शामिल हुआ था। और 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली। अपने पहले इलेक्शन में सीएम बन गए, बिना कभी एमएलए या पार्षद तक बने हुए, बिना एक भी दिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस लिए हुए। अब सोच के देखो, ऐसा कभी यूपी में हो सकता है? आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भैया ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। लोग कहते हैं कि सदर्न भारत के जो स्टेट्स हैं वो लिटरेसी में, अर्बनाइजेशन में, पर कैपिटा इनकम में नॉर्दर्न भारत से बहुत आगे हैं। फिर भी वहां के लोग एक्टर्स को वोट कैसे दे रहे हैं, उनके मंदिर कैसे बना रहे हैं, उनके कटआउट्स पे दूध कैसे चढ़ा रहे हैं और उनके लिए जान तक देने को तैयार क्यों हैं? तो आज के वीडियो में जरा समझते हैं सदर्न भारत में ये सेलिब्रिटीज भगवान कैसे बन जाते हैं, नॉर्दर्न भारत में फॉर्मूला फेल क्यों होता है, और सबसे जरूरी सवाल, जब एक मसीहा को सत्ता मिलती है तो उसका हिसाब कौन मांगता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये फिनोमेना आखिर है क्या, क्योंकि विजय कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। वो एक बहुत लंबी लाइन का सिर्फ लेटेस्ट नाम है। जिस स्टालिन को विजय ने हराया है, उसके फादर करुणानिधि तमिलनाडु के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे। 19 साल उन्होंने स्टेट को रूल किया है और करुणानिधि खुद तमिल की फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े स्क्रीन राइटर थे और वो पहली बार सीएम बने थे 1969 में। यानी ये ट्रेंड वहां आधी सदी से भी पुराना है। फिर आए करुणानिधि के सबसे बड़े राइवल एमजीआर, जो अपने टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और तमिलनाडु के थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बने। एमजीआर के बाद सीएम बनती हैं जयललिता, जो उनकी ऑन स्क्रीन एक्ट्रेस हुआ करती थी, जो 140 फिल्में करने के बाद पॉलिटिक्स में आई थी और जिन्होंने लगभग 14 साल तमिलनाडु पर राज किया। यानी स्क्रिप्ट लिखने वाले से लेकर एक्टर, एक्ट्रेस सब सीएम बन चुके हैं। इसलिए जब हम ये पूछते हैं कि सदर्न भारत इतना पढ़ा लिखा और रिच होने के बाद भी एक्टर्स को कैसे इलेक्ट कर लेता है, तो हमें ये हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए। वहां ये आईक्यू का इशू नहीं है, 60 साल पुराना ट्रेडिशन है। सेम स्टोरी आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। सुपरस्टार एनटीआर, जो राम और कृष्णा के रोल करने के लिए फेमस थे, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। लोग उन्हें सच में राम और कृष्णा का अवतार समझते थे और आज तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण आंध्रा के डेप्यूटी सीएम है। और ये लोग कोई साइड कैरेक्टर भी नहीं थे। एनटीआर ने पार्टी बनाने की सिर्फ 9 महीने के अंदर कांग्रेस की दशकों पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। 9 महीनों में तो हमारे देश में पीडब्ल्यू एक सड़क नहीं बना पाती है। यानी ये कोई रैंडम रेजिम चेंजेस नहीं थी, ये सोशल मूवमेंट थी। लोगों का रियल लाइफ हीरो मसीहा बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टार सिर्फ अपनी स्टारडम के बेसिस पर इलेक्शन जीत रहे हैं? मेरे हिसाब से इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टारडम नहीं थी, ये केयरफुली डिजाइन की गई थी। द्रविडियन मूवमेंट 1950s और 60s में सिनेमा को अपने प्रोपेगेंडा टूल की तरह यूज करता था। करुणानिधि जैसे राइटर्स अपनी फिल्मों के थ्रू कास्ट सिस्टम पर और दिल्ली के अगेंस्ट खूब मैसेज देते थे और उन मैसेजेस को डिलीवर करता था स्क्रीन का हीरो एमजीआर। उन्होंने अपनी हर मूवी में एक ही कैरेक्टर प्ले कराए, गरीबों का मसीहा, रिक्शा वाला, मजदूर, किसान, जो सिस्टम से लड़ता है और विलेन जमींदार को पीटता है और गरीब लड़की की इज्जत बचाता है। इन्होंने 130 से ज्यादा फिल्में करी और हर फिल्मों में ऐसे फरिश्ते वाला रोल निभाया। अब जो आदमी 30 साल तक पर्दे पे आपके लिए लड़ता हुआ दिखे, आप उसे उससे अलग करके कैसे देख सकते हो? लोगों ने मान लिया था कि पर्दे वाला एमजीआर ही असली एमजीआर है और यही स्क्रिप्ट विजय ने भी रिपीट करी है। गिल्ली, थुप्पक्की, मेरसल, सरकार, हर फिल्म में यही फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा था। सिस्टम से लड़ता हुआ एक कॉमन मैन बन के दिख रहे थे। बल्कि उनकी फिल्म में सरकार में तो उनका कैरेक्टर वोट फ्रॉड को एक्सपोर्ट करके एक पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करता है। यानी ये फिल्म उनकी पॉलिटिक्स में आने की एक रिहर्सल थी। और मैं ना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ इमेज से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, इसके लिए चाहिए होती मशीनरी। और यहां पर आता है सदर्न भारत का सबसे यूनिक वेपन, फैन क्लब कल्चर। एमजीआर के जमीन में हजारों फैन क्लब्स थे जो सिर्फ फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखते थे। ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते थे, गरीबों में खाना बांटते थे, मोहल्ले के झगड़े सुलझाते थे। और जब एमजीआर ने डीएमके छोड़ के अपनी पार्टी बनाई तो ये फैन क्लब्स रातों रात पार्टी की ब्रांचेस बन गए। एक रेडीमेड कार्डर तैयार था जो हर गांव में, हर गली में ऑलरेडी लोगों के बीच मौजूद था। इनफैक्ट डीएमके के अंदर रहते हुए भी एमजीआर के फैन क्लब इतने पावरफुल थे कि पार्टी लीडरशिप उनसे डरने लगी थी। विजय ने भी एग्जैक्टली यही सेम मॉडल फॉलो करा है। उनके फैन क्लब्स का नेटवर्क डेकेड से ग्राउंड पे काम कर रहा था। टीवीके बनी तो बस ये नेटवर्क ही पार्टी में कन्वर्ट हो गया। और फिर आता है वो सबसे पोटेंट फॉर्मूला जो इस पूरे फिनोमिना को वर्शिप कल्चर में बदल देता है। हमारे हिंदू सोसाइटी में पूजा करना हमें बहुत अच्छी लगता है। हम पत्थर में, पेड़ में, नदी में, हर जगह भगवान देख लेते हैं। तो जब कोई इंसान पर्दे पे बार बार भगवान या मसीहा बनता दिखता है तो उसे अवतार मान लेना हमारे कल्चर में एक बहुत कॉमन चीज है। तमिलनाडु में एक्ट्रेस खुशबू का मंदिर बना है, एमजीआर का मंदिर बना है जिसमें एक फैन ने अपने 12 लाख रुपए
लगाए थे। रजनीकांत की हर फिल्म रिलीज पर उनके कटआउट पे दूध से अभिषेक होता है, उतना दूध जितना किसी गांव में सारे बच्चे एक महीने में नहीं पी सकते। और ये फिनोमिना इन लोगों की डेथ में भी दिखता है। 1987 में जब एमजीआर की डेथ हुई तो तमिलनाडु जल उठा था, लोगों ने खुद को आग लगा ली थी, किसी ने जहर पी लिया था। रिपोर्ट के हिसाब से 30 लोगों ने उस टाइम पे अपनी जान ले ली थी। 29 लोग उसके बाद हुई वायलेंस और फायरिंग में मरे गए। एक एक्टर के मरने पे ये सब हो जाना नॉर्मल बात नहीं है। लोग इन लोगों को एक्टर से ऊपर भगवान का दर्जा देके उनके फैन बन जाते हैं। और ये भक्ति ट्रांसफर भी होती है। एमजीआर के मरने के बाद जब जयललिता जी ने उनकी पॉलिटिकल विरासत संभाली तो शुरुआत में उनके ऐसे पोस्टर बनाए गए जिसमें एमजीआर ऊपर से उनको आशीर्वाद देते हुए दिखते थे, ताकि लोगों को लगे कि खुद भगवान ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। और ये फॉर्मूला इतना कामयाब रहा कि जयललिता खुद अम्मा बन गई, यानी वहां पर भगवान की गद्दी इनहेरिट हो रही थी। अब आप ये कहोगे कि नॉर्दर्न भारत में भी तो सेलेब लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, हेमा मालिनी, राज बब्बर, सनी देओल, कंगना रनौत, और ये सारे के सारे बड़े मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन एक पैटर्न आप नोटिस करना, ये सब के सब दिल्ली में एमपी बन के बैठे हैं। इनमें से कोई भी अपने स्टेट की पॉलिटिक्स में उतरने की हिम्मत नहीं करता है। मनोज तिवारी बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार हैं, लेकिन पॉलिटिक्स दिल्ली में करते हैं। रवि किशन का पुराना स्टारडम भोजपुरी बेल्ट का है, लेकिन वो किसी नेशनल पार्टी के टिकट पे एमपी बन के खुश हैं। सोचो अगर इनमें से कोई एमजीआर या विजय की तरह मेहनत करे, अपनी पार्टी बनाए, ग्राउंड से मूवमेंट खड़ी करे और 10 साल लगाए, तो कौन जाने कल के दिन बिहार या यूपी को कोई अपना सेलिब्रिटी सीएम मिल जाए। लेकिन यहां पर कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि पब्लिक थोड़ी सी स्मार्ट है। सबको बना बनाया एमपी का टिकट चाहिए होता है, और जिसको मिल भी जाता है उसका आप हाल देखो। सनी देओल 2019 में गुरदासपुर से जीते थे, उसके बाद उनका लोकसभा के अंदर अटेंडेंस 18% थी, और हालत यह हो गई थी कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे थे। 2.5 किलो का हाथ पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर में उन्होंने खुद मान लिया कि पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है। गौतम गंभीर भी एक टर्म के बाद ही पॉलिटिक्स छोड़ के वापस क्रिकेट में चले गए। तो नॉर्दर्न भारत में वर्शिप वाला मॉडल काम क्यों नहीं करता, इसके टोटल मुझे 4 बड़े रीजन लगते हैं। सबसे पहला है कि नॉर्दर्न भारत कोई एक यूनिट नहीं है। राजस्थान का कल्चर बिहार से बिल्कुल अलग है, हिमाचल का कल्चर हरियाणा से बिल्कुल अलग है। इन सब को जोड़ने वाली एक भाषा, एक आइडेंटिटी नहीं है, जबकि तमिलनाडु में एक लैंग्वेज है, एक आइडेंटिटी है, एक प्राइड है, और वही प्राइड है उनका सिनेमा। दूसरा है, नॉर्दर्न भारत के पास एक कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। बिहार यूपी में भोजपुरी इंडस्ट्री है, बंगाल में बंगाली है, महाराष्ट्र में मराठी है, पंजाब और हरियाणा की अपनी चलती है, और सबसे बड़ी है हिंदी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड। अब आप बोलोगे कि सदर्न भारत में भी तो 4 इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। सही बात है, लेकिन फर्क यह है कि वहां हर इंडस्ट्री अपने स्टेट और अपनी भाषा से परफेक्टली मैप होती है। विजय तमिल में फिल्में करते थे, चेन्नई में रहते थे, और तमिलनाडु में पॉलिटिक्स करते हैं। उनका स्क्रीन वाला जो मसीहा है वो सीधे बैलेट बॉक्स तक ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में मूवी बना रहे थे और लोकल लोग उनसे कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो बॉलीवुड का स्टार है वो हिंदी बोलता है, रहता मुंबई में और बिलोंग करता है यूपी या दिल्ली से। शाहरुख खान है दिल्ली से, लेकिन उनकी कर्म भूमि मुंबई है, और फिल्म देखी जाती है सबसे ज्यादा यूपी के अंदर। तो बंदा पॉलिटिक्स करेगा तो कहां करेगा। तीसरा रीजन है कंपटीशन। नॉर्दर्न भारत में ऑलरेडी मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी, मायावती, लालू यादव, बहुत सारे मास लीडर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनकी अपनी कल्ट फॉलोइंग है। इन जायंट्स के सामने किसी भी एक्टर की पॉपुलैरिटी छोटी पड़ जाती है। सदर्न भारत में द्रविडियन मूवमेंट है, नेशनल पार्टीज को कभी घुसने नहीं दिया। कांग्रेस 1967 के बाद से तमिलनाडु में वापस नहीं जा पाई है, तो वहां जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना उसे सिनेमा ने भर दिया। और चौथा और सबसे सिंपल रीजन है ट्रेडिशन। सदर्न भारत में लोग 60 साल के एक्टर को लीडर के रूप में देखते आ रहे हैं। एमजीआर ने काम करके दिखाया, जयललिता जी ने किया, एनटीआर ने किया है, तो वहां पर वोटर्स के लिए एक्टर को सीएम बनाना कोई एक्सपेरिमेंट वाली बात नहीं, एक प्रूवन फॉर्मूला जैसा लगता है। इसीलिए पवन कल्याण की जनसेना 2024 में 21 की 21 सीटें जीत जाती है और वो आंध्रा के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो आंध्रा में किसी को भी इस बात पे शौक नहीं लगा। नॉर्दर्न भारत में लोग सेलिब्रिटीज को एडमायर करते हैं, सदर्न भारत में उनको वर्शिप किया जाता है। और एडमिरेशन और वर्शिप में वही फर्क है जो ऑटोग्राफ और आरती में होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो पूरी कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट है। 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में लोगों की भीड़ घंटों से खड़ी थी। धूप में भूखे प्यासे लोग वेट कर रहे थे। विजय काफी लेट वहां पे पहुंचते हैं और भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है। भगदड़ मचती है और 41 लोग मारे जाते हैं, इसमें 10 बच्चे भी थे और एक तो सिर्फ 2 साल का था। लोग अपने भगवान की एक झलक देखने आए थे और लाशें लेके घर गए। अब लॉजिकली सोचो, किसी भी पॉलिटिशियन की रैली में अगर 41 हो जाए तो उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 7 महीने के बाद उसी स्टेट में विजय को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उस सीट से भी इनका कैंडिडेट जीता। यह है भक्ति की ताकत। क्योंकि जब आप किसी को पहले से ही मसीहा मान लेते हो तो आप उसकी गलतियों को गलती नहीं मानते। भगवान से गलती कैसे हो सकती है? गलती तो सिस्टम की होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी किसी की, इसमें विरोधियों की इसमें साजिश होगी। और यही इस पूरे मॉडल का सबसे बड़ा खतरा है। डेमोक्रेसी चलती है अकाउंटेबिलिटी से। आप लीडर को 5 साल काम करते देखते हो, फिर डिसाइड करते हो कि दोबारा मौका देना है या इसको रिजेक्ट करना है। लेकिन भक्त इवैल्यूएट नहीं करता है, वो हमेशा
हमेशा सिर्फ डिफेंड करता है। कोई अगर लीडर की क्रिटिसिज्म करे तो वो उसे अटैक लगता है, और कोई डेटा दिखाए तो वो कह देता है अरे ये तो प्रोपेगेंडा है। दूसरा खतरा यह है कि ये स्टार्स ग्राउंड रियलिटी से उतने ही दूर हो चुके हैं जितना उनका बंगला आम आदमी के घर से दूर बनता है। एक नॉर्मल पॉलिटिशियन वार्ड मेंबर से शुरू करता है, फिर एमएलए बनता है, फिर मिनिस्टर बनता है। उसे पता होता है कि तहसील में फाइल कैसे अटकती है, राशन की लाइन में क्या होता है। लेकिन एक सुपरस्टार जब 30 साल वैनिटी वैन में गुजारने के बाद पैर निकाल के पॉलिटिक्स में रखता है तो उसका पसीना पोंछने के लिए भी एक असिस्टेंट खड़ा होता है, और वहां से सीधा सीएम की कुर्सी पे बैठने से उसको जनता का दुख दर्द नहीं पता चलता। विजय की असेंबली में एंट्री सीधे सीएम बन के हो रही है। उनकी गवर्नेंस और ट्रेनिंग दोनों सेम डे पे शुरू हो रही है, और ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसका खर्चा तमिलनाडु के 7 करोड़ लोग उठाने वाले हैं। और तीसरा खतरा सबसे ज्यादा डरावना है। आप जिसे वोट दे रहे हो वो एक कैरेक्टर है, उसे किसी राइटर ने लिखा है, किसी डायरेक्टर ने शूट करा और किसी पीआर टीम ने पॉलिश करके चमका के आपको दिखाया है। पर्दे का रेबेल असली जिंदगी में कैसा है वो शायद उसके घर वाले नहीं जानते होंगे, आप तो फिर भी बहुत दूर की बात। यानी पब्लिक एक ऐसे आदमी को अपना फ्यूचर दे रही है जिसे उसने कभी सच में देखा ही नहीं है। अब लास्ट सवाल यह है कि क्या नॉर्दर्न भारत में कोई विजय जैसा आ सकता है? हिस्ट्री कहती है कि ऐसा होना मुश्किल है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है वो आदमी जिसे देश की सदी का महानायक कहा गया, अमिताभ बच्चन। 1984 में इलाहाबाद से रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे, लेकिन सिर्फ 3 साल में पॉलिटिक्स छोड़ के चले गए। वो खुद कहते हैं कि वो वादे पूरे नहीं कर पाए, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। सोच के देखो, 1984 में अमिताभ अपने स्टारडम के बिल्कुल पीक पे खड़े थे, जब देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपने बेस्ट टाइम के टाइम पर भी नॉर्दर्न पॉलिटिक्स में 3 साल नहीं टिक पाया, तो ये मिट्टी थोड़ी अलग दिखती है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि नॉर्दर्न भारत में जितने भी सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन बनते हैं वो पॉलिटिशियन नाम के बनते हैं, वो असलियत में जो अपना काम रहता है वो भी करते रहते हैं। कोई मूवी करता रहता है, कोई क्रिकेट में कमेंट्री करता रहता है, लेकिन जो सदर्न भारत है वहां पर एक बार अगर एक्टर पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है और काफी सारे काम भी करके दिखाता है। एमजीआर की मिड डे मील स्कीम ने लाखों गरीब बच्चों को स्कूल पहुंचाया था, और आगे चल के पूरे देश में ये एक मॉडल बन के चली। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी एक्टर अच्छा लीडर नहीं बन सकता, फर्क बस कमिटमेंट का है। विजय ने सीएम बनने के लिए एक्टिंग पूरी तरह से छोड़ दी है, अपने 30 साल का करियर उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। नॉर्दर्न भारत का कौन सा स्टार ये रिस्क लेगा? आप मुझे एक नाम कमेंट में बता देना। यहां तो पॉलिटिक्स साइड बिजनेस है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पॉलिटिक्स फेल हुई तो वापस से बॉलीवुड में चले जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल सदर भारत में भी हैं। कमल हसन को देख लो, कितने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन 2021 के तमिलनाडु इलेक्शन में उनकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। इतने पॉपुलर होने के बावजूद अपनी सीट तक हार गए थे। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत टेढ़ी खीर है। कहने को विजय का यह पहला इलेक्शन है, वरना उनके फैन क्लब सालों से इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते रहे। आज से 15 साल पहले 2011 के तमिलनाडु इलेक्शन में उनके फैन क्लब ने 50 सीटों पर एआईएडीएमके के लिए कैंपेन करी थी और उसमें 43 जीत ली थी। तो बैकएंड में काफी लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। अन्ना मूवमेंट को भी विजय ने खुद जाकर सपोर्ट किया था। नॉर्दर्न भारत के किसी भी सेलिब्रिटी में ऐसा एस्पिरेशन और कमिटमेंट नहीं दिखाई देती, और जिस दिन वो होगा उस दिन शायद नॉर्दर्न भारत को भी अपना स्टार पॉलिटिशियन मिल जाए। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।